हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का लेने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या, हमारा टेक्नीशियन कहीं चला गया और इतना अर्जेंट हो गया कि जाना ही था, तो क्वेश्चंस टाइप नहीं हो पाए। अब मैंने सोचा कि क्यों एक दिन मिस करें, हालांकि कल वो क्लास आएगी, इसलिए आज हम अपना जो उत्तर प्रदेश विशेष में हम जो चीज़ पढ़ लेते उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 6 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें 5 लेक्चर हमारे हो गए हैं। छठा लेक्चर हमारा उत्तर प्रदेश का जितना भी मैंने अभी सूर्य से मटेरियल पढ़ाया था उसके आपको रिवीजन कराया था, जो लास्ट क्लास में आपको देखने को मिला था। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने चल रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आसानी से समझ में आता नहीं है, और अगर ध्यान से समझ लें आप लोग तो कहीं जाता भी नहीं है ना। आज आप लोग मेरे साथ हेडिंग बनाएंगे बाबू, उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु हमें समझनी है आज। जैसे हम लोग भारत में भारत की जलवायु समझते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझना प्रारंभ करेंगे। जलवायु क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको। देखिए बाबू, 2 चीज़ें आपने यहाँ याद रखनी है। एक फैक्टर है हमारा जलवायु, और दूसरी चीज़ आपने यही देखनी है कि एक मौसम होता है कि सर ये मौसम क्या है, क्योंकि हमने कहीं कहीं मौसम भी पढ़ा है। मौसम और जलवायु, इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जलवायु पढ़नी है और जलवायु में कई बार मौसम शब्द की चर्चा होगी कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। इन दोनों में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है। देखिएगा, मौसम की अगर हम लोग बात करें तो मौसम क्षणिक होता है। कैसा होता है? क्षणिक होता है। सिंपली लैंग्वेज में समझिए, मौसम क्या है? क्षणिक होता है, जबकि जलवायु शाश्वत होती है। जलवायु क्या होती है? शाश्वत होती है। मौसम एक निश्चित समय के लिए आता है, जैसे 4 दिन, 8 दिन, महीना, 6 महीना। ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है वो मौसम कहलाता है। जैसे आज का समय गर्मी चल रही है, कुछ समय बाद बरसात का मौसम आएगा, वर्षा आएगी, और उसके कुछ समय बाद ठंडी आएगी, है ना। तो ये जो क्षणिक चीज़ें हैं, ये क्षणिक चीज़ें क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। जलवायु की बात करें, देखिए जलवायु की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किसी, यहाँ पर आप याद रखें, किसी स्थान विशेष की कई वर्षों यानी लगभग 30 वर्ष, कई वर्षों की दर्ज की गई दशाओं को जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है। जलवायु एक दीर्घकालीन विषय वस्तु है, जबकि मौसम कैसा है? अल्पकालीन होता है। मौसम कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। इस मौसम की बात करें, ये मौसम कैसा है बाबू? ये कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। कैसा होता है? ये अल्पकालीन होता है। कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। और जलवायु कैसी होती है? ये जलवायु दीर्घकालीन होती है। कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। जलवायु कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। बस इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि मौसम जो है अल्पकालीन होता है, जो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन लगभग 20 से 25 से 30 साल तक के मौसम को जब केंद्र में रखकर उस क्षेत्र के मानसून का निर्धारण किया जाता है, उस क्षेत्र की जलवायु का मतलब उस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का निर्धारण किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं।
इसी के साथ आप लोग नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। किसी स्थान विशेष की कई वर्षों यानी लगभग 30 वर्ष की दर्ज की गई दशाओं को जलवायु कहा जाता है। ये दीर्घकालीन होती है और मौसम कैसा होता है, अल्पकालीन होता है, अर्थात ये क्षणिक होता है, कभी कभी आता है, मतलब एक विशेष मौसम में आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ें आपने और समझनी है, दो चीज़ें आपने और समझनी है, इनका अभी लगभग आने वाले समय में प्रयोग हो, एक उष्ण और दूसरा आर्द्र। उष्ण और आर्द्र, ये दो फैक्टर आपने और समझने हैं कि उष्ण क्या है और आर्द्र क्या है। उष्ण वैसा क्षेत्र होता है जिसमें ऊष्मा अधिक हो, गर्मी अधिक हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। आर्द्र क्या है? आर्द्र की बात करें, वह स्थान विशेष जिसकी वायु में नमी की मात्रा होती है, जिसकी वायु में क्या होती है, नमी की मात्रा होती है, ऐसे स्थान विशेष की जलवायु को आर्द्र जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र जलवायु कहते हैं। वह स्थान विशेष जिसमें गर्मी अधिक हो। क्या अधिक हो? सिंपली लैंग्वेज समझिए आप लोग, जिसमें क्या अधिक हो? गर्मी अधिक हो। गर्मी क्या हो? अधिक हो, ऐसे को हम लोग उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये तो सब सुने होंगे ना। तो उष्ण वही है, उष्ण का मतलब है जहाँ पर गर्मी ऊष्मा अधिक हो, और आर्द्र का तात्पर्य है कि वह स्थान विशेष, जिस स्थान विशेष की जो जितनी भी हमारी हवाएं हैं, पवनें हैं, उन पवनों में नमी की मात्रा हो। क्या हो? नमी की मात्रा हो, ऐसे को आर्द्र कहते हैं। और जिन हवाओं में, जिन पवनों में नमी की मात्रा नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को शुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क कहते हैं। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र क्या होते हैं? पूर्णतः शुष्क होते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आर्द्र किसे कहेंगे और उष्ण किसे कहेंगे? उष्ण कहेंगे उसको जिसमें गर्मी अधिक हो, आर्द्र कहेंगे उसको जिस क्षेत्र की वायु में नमी की मात्रा अधिक हो, ऐसे को क्या कहेंगे? हम लोग आर्द्र कहते हैं। ठीक, अब हम लोग अपने फैक्टर को समझना प्रारंभ करते हैं। देखिए बाबू, आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपने मेरे हिसाब से समझ ली होंगी, और अगर समझ ली होंगी तो फिर कोई दिक्कत आने वाली अब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग जलवायु की बात करें कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जलवायु पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होगी। अगर आपने जलवायु पढ़ी है तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है बाबू? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये उष्ण कटिबंध कहाँ पर पाया जाता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। और मानसूनी क्या है? मानसून एक ऐसा, मतलब ऐसी पवनें होती हैं जिन पवनों से भारत में वर्षा होती है, उसी को हम लोग मानसून कहते हैं। इसलिए हम लोग उष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत इसको रखते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी कटिबंध की चर्चा करें, देखिए बाबू, थोड़ा कटिबंध को समझ लीजिए। इधर आ जाइए आप लोग, ऐसे समझिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। इधर मैं लिख देता हूँ, ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कहाँ उष्ण पाया जाता है, कहाँ शीतोष्ण पाया जाता है और कहाँ शीत पाया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि ग्लोबीय अक्षांश के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि अक्षांशों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण कटिबंध मानी जाती है या शीतोष्ण कटिबंध मानी जाती है। वो कैसे मानी जाती है, देखिए समझिएगा। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसके बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री उत्तर, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? कर्क रेखा नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इसके दक्षिण में भी एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री क्या? दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश, और इस रेखा को हम लोग मकर रेखा नाम देते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा नाम देते हैं। यहाँ पर बस मैं कटिबंध बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कटिबंध समझिए क्या है। देखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश है आपने कहीं सुना होगा कि विषुवत रेखा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत पड़ता है। कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है। और सूर्य का प्रकाश हमेशा मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य ही रहता है, अर्थात मकर रेखा से कहाँ तक? जैसे भी हमारा ये, अगर मैं सनलाइट बनाऊं आपको, इधर से ध्यान रखेंगे, ये सूरज है, इसका जो प्रकाश रहता है वो केवल मकर रेखा से या कर्क रेखा से मकर रेखा तक रहता है, यहाँ से यहाँ तक। आप लोग ध्यान देंगे, ये क्या है? हमारा सन है। इसका जो प्रकाश जाता है केवल किस तक जाता है? मकर रेखा से। ये कौन सी रेखा? हमारी कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इस मकर रेखा से कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है, सूर्य का प्रकाश इसी क्षेत्र में लंबवत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश क्या? इसी क्षेत्र में वर्ष भर लंबवत पड़ता है। वर्ष भर कैसा होता है? लंबवत पड़ता है। कंडीशन को समझिए। ये जो हमारी एक रेखा है विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा पर आपने दो डेटें जाननी है। देखिए, एक आती है हमारी ये 21 मार्च। क्या आती है? 21 मार्च। ये दिख रहा होगा आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको समझिएगा आप लोग। एक रेखा कौन सी होती है हमारी? एक हमारा सन होती है बाबू, ये डेट समझिएगा आप लोग। एक 21 मार्च होती है। इस 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, अर्थात सूरज विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है? ठीक ऊपर होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। तो इसको हम कहते हैं कि उत्तरायण होना प्रारंभ हो गए। सूरज कहाँ चलना प्रारंभ करता है? उत्तरी गोलार्ध में चलना प्रारंभ करता है। और जैसे कि यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, मैंने आपको कल ही बताया, अभी 2-3 दिन पहले ही ये बताया था कि जो हमारी ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बाबू? भारत के बिल्कुल कहाँ से गुजरती है? ये मध्य से गुजरती है। तो इसके ऊपर भी भारत है, इसके ऊपर क्या है? भारत। और ये बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, अर्थात सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ तक है। सूर्य की किरणें कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक। 21 मार्च के बाद सूरज ने उत्तरायण होना प्रारंभ किया और एक डेट आ गई 21 जून। क्या आ गई? 21 जून। और 21 जून को भारत में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। इस 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कहाँ लंबवत पड़ती हैं? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और यहाँ से 21 जून के बाद सूर्य पुनः दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। और जब सूर्य पुनः दक्षिणायन होगा तो एक डेट आती है फिर से 23 सितंबर। 23 सितंबर। और 23 सितंबर को फिर से सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। बात समझ पाए? तो ये दो डेट आपने याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों ही डेटों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। और जैसे ये दक्षिणायन होता है, एक साथ डेट आती है हमारी 22 दिसंबर। क्या? 22 दिसंबर। और इस 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कहाँ लंबवत पड़ती हैं? मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब तक आपने ये देखा कि सूरज इस कर्क रेखा से लेकर केवल मकर रेखा तक ही जा रहा है, इसके अतिरिक्त सूरज कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ तक हैं, केवल इस क्षेत्र से इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक ही हैं, तो ये क्षेत्र कैसा होगा? अत्यधिक गर्म होगा। कैसा होगा? अत्यधिक गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो गर्म को हम लोग भूगोल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बाबू? उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। तो इसे ही हम लोग उष्ण कटिबंध कहा गया। इसे क्या कहा गया? उष्ण कटिबंध कहा गया। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके ठीक थोड़ी सी अगर हम लोग ऊपर बढ़े, यहाँ पर एक 66.5 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है। ये कौन सा वृत्त है? आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण में भी आ जाएं तो दक्षिण में भी एक 66.5 डिग्री रेखा पड़ती है, और ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका वृत्त है। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कैसे लिख दिया मैंने ये? अंटार्कटिका वृत्त है।
ये कौन सा वृत्त है? अंटार्कटिका वृत्त। तो दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे एक रेखा पड़ती है, किसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर अंटार्कटिक वृत्त हमें देखने को मिलता है। अभी आपने देखा कि सूरज की किरणें केवल यहाँ तक ही हैं, केवल क्या है? यहाँ तक ही हैं, ना तो इसके ऊपर गई हैं और ना इसके नीचे आई हैं। अब बात को आप लोग समझिएगा, जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो आपने देखा होगा किसी का भी प्रकाश हो, चाहे हमारा कोई बैटरी ले लीजिए या आप सूरज की किरणों को देख लीजिए, किसी भी वस्तु पे पड़ेंगी तो वस्तु पे पड़ने के बाद वो फैलाव करेंगी, क्या करेंगे? विखराव करेंगे। और जब विखरेंगी तो जिस वस्तु पे हम मारेंगे उसके थोड़ा नीचे जाएंगी और थोड़ा क्या आ जाएगी? ऊपर जाएगी। आपने देखा होगा कई बार टॉर्च लगा के जब आप किसी वस्तु पर रात में टॉर्च मारते हैं तो एग्जैक्ट उस पर पड़ने के बाद वस्तु, उस प्रकाश की चौड़ाई बढ़ जाती है, थोड़ा ऊपर जाता है और थोड़ा नीचे जाता है। यही कारण है कि जब 21 जून को सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ी होंगी कर्क रेखा पर, तो सूर्य के प्रकाश ने विचलन किया होगा। तो विचलन करने के बाद सूर्य का प्रकाश यहाँ तक जा चुका होगा, सूर्य का प्रकाश इस आधे क्षेत्र में तो गया होगा। ऐसे ही जब 22 दिसंबर को आया होगा तो सूर्य का प्रकाश इस रेखा से भी यहाँ थोड़ा नीचे की ओर विचलन किया होगा इसने, और थोड़ा ऊपर की ओर विचलन किया होगा। थोड़ा कहाँ? ऊपर की ओर विचलन किया होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक के क्षेत्र में तो गर्मी है, यहाँ तक के क्षेत्र में क्या है? गर्मी है। लेकिन इसके ऊपर तो क्षेत्र में अब सूर्य की किरण पहुंची ही नहीं। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र रह गया, इसके ऊपर वाला जो हमारा ये वाला क्षेत्र रह गया, इस क्षेत्र में तो सूरज की किरण पहुंची ही नहीं। तो ये कैसा हो गया? ठंडा हो गया। और ये कैसा हो गया? ये वाला क्षेत्र गर्म हो गया। सेम कंडीशन इसकी है कि इस क्षेत्र में तो पहुंचा नहीं, तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया? ठंडा। और ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया? गर्म। तो ये आधा ठंडा है, आधा गर्म है और आधा ठंडा है। जब आधा ठंडा है और आधा गर्म है तो आधा शीत है। आधा कैसा है? शीत है। और आधा उष्ण है। कैसा है? आधा उष्ण है। आधा शीत है और आधा उष्ण है। दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ आधा शीत होता है और आधा उष्ण होता है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, अब ये यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं ना, तो इसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है, इसके ऊपर तो हमें कहीं देखने को मिला ही नहीं कि यहाँ सूरज का प्रकाश आया है, थोड़ा बहुत भी आया है या नहीं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आया है। यहाँ क्या? बिल्कुल भी नहीं आया है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री पर पोल होता है, ध्रुव होता है। कौन सा ध्रुव? ये उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर 90 डिग्री पर भी ध्रुव है, 90 डिग्री पर भी ध्रुव है, और इस ध्रुव को हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिणी ध्रुव। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सूर्य का प्रकाश कहीं पहुँचा ही नहीं, ना तो यहाँ पहुँचा और ना वहाँ पहुँचा। तो 66.5 डिग्री, अब जब यहाँ पर पहुँचा नहीं तो ये क्षेत्र कैसा होगा? शीत कटिबंध। कैसा होगा? ठंडा होगा। तो इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध के संबंध में मैं पूरी जानकारी एक बार छोटी सी वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी तो मैं बहुत छोटा सा थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है ये खाली कटिबंध को समझना। हमें यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध भी देखना है, समशीतोष्ण कटिबंध भी देखना है। कि केवल मैंने अभी आपको इतना ही बताया है कि कहाँ पर उष्ण कटिबंध है और कहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है और कहाँ पर शीत कटिबंध है, कहाँ पर शीत कटिबंध है। इतनी चीज़ें आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया? शीत कटिबंध। इसके जस्ट नीचे यानी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों बीच क्षेत्रों में पड़ने वाले जो हमारा कटिबंध है उसको शीत कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। और विषुवत रेखा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत वर्ष भर पड़ती हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए इसके आगे अगर हम लोग बात करें, देखिएगा, समझिए बात को, इसके आगे समझिए। चलिएगा,
अब आपको समझ में आएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या है। इसके पहले मैं आपको अगर मैप की तरफ ले चलूँ तो एक बार थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इसे देखिए आप लोग, ये भारत का मैप है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और आपने देखा भी कई बार होगा। देखिएगा, यहाँ से मैंने बताया कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कौन सी रेखा है बाबू? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा इसे कहते हैं। ये 23.5 डिग्री वही कर्क रेखा है। अभी पता है आपको, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके नीचे का जो ये वाला क्षेत्र है, इसके नीचे के क्षेत्र को हम लोग किस कटिबंध में रखते हैं? किस कटिबंध में रखते हैं? तो आप कहेंगे कि सर इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। दिख रहा होगा ये? नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चलो ये दिख रहा होगा, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर के क्षेत्र को, इसके ऊपर के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता है कि इसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, ये पूरा क्षेत्र भारत का, ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। अब मैंने आपसे एक बात बताई थी, अब शीतोष्ण कटिबंध है ऊपर वाला, और हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है? ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण कटिबंध होनी चाहिए थी। कैसी होनी चाहिए थी? शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंध है। इसका कारण क्या है? इसके कारण को थोड़ा समझिए। अगर हम लोग इसके कारण की बात करें कि इसका कारण क्या है, तो देखिएगा, यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंध है, लेकिन अक्षांशों की दृष्टि से ये शीतोष्ण कटिबंध है। लेकिन यहाँ से आप लोग बात को समझिएगा, इस क्षेत्र से आप ध्यान देंगे, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से, साइबेरिया वाले क्षेत्र से साइबेरियन ठंडी शीतल हवाएं आती हैं। कौन सी हवाएं आती हैं? शीतल पवनें आती हैं। शीतल पवनें, ये शीतल पवनें आती कहाँ से हैं? तो ध्रुवों से आती हैं। कहाँ से आती हैं? ध्रुवों से, क्योंकि ध्रुव बिल्कुल ठंडे हैं। ध्रुवीय का आपको साइबेरिया मिल जाएगा कि ये साइबेरिया, ये साइबेरियन पवनें हैं जो ठंडी हैं। लेकिन अब जैसे ये भारत में प्रवेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश भी भारत के उत्तरी छोर पे स्थित है। अब ये भारत में प्रवेश करेंगे तो ये वाला तो उष्ण है, और यहाँ से थोड़ा ऊपर को और उष्ण होगा। जब ये प्रवेश करेंगे तो ये शीतोष्ण हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश या भारत में ये रेखाएं प्रवेश करती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में कौन है? हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है उत्तरी क्षेत्र में? हिमालय पर्वत है। और ये हिमालय पर्वत इसको आने नहीं देता है। जो शीतल पवनें हैं, जो ध्रुवों से या साइबेरियन पवनें भारत में प्रवेश करने के लिए आती हैं, हिमालय इन्हें यहीं से रोक लेता है। हिमालय से टकराती हैं और पुनः अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। पुनः क्या कर लेती हैं? डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। अर्थात ये पूरा क्षेत्र साइबेरियन हवाओं, साइबेरियन शीतल हवाओं से क्या रह जाता है? मुक्त रह जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात उत्तर प्रदेश में अक्षांशों की दृष्टि से तो शीतोष्ण कटिबंध है या उपोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण ना मिलके आपको कहीं कहीं उपोष्ण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उपोष्ण मिल जाएगा। उपोष्ण भी हम लोग अगर कहना चाहें तो शीतोष्ण कटिबंध को ही कह सकते हैं, लेकिन उपोष्ण की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, बाद में समझेंगे। तो ये पूरे क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो अब जो जलवायु हमारी यहाँ पर पाई जाती है, अब जलवायु हमारी पाई जाती है कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है बाबू? अब पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु अब पाई जाती है उष्ण कटिबंध जलवायु। तो आप ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इतनी बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ग्लोब की बात करें तो आपको अभी मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, ग्लोब में कैसे कैसे कटिबंध जोन पाए जाते हैं, है ना। हालांकि पूरा अभी मैंने कटिबंध जोन नहीं बताए हैं आपको, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फिलहाल केवल समझ के नहीं बताया है कि उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई क्यों जाती है, क्योंकि जो साइबेरियन हवाएं हैं, हिमालय उन्हें उत्तर
प्रदेश में आने से रोक देता है। यही कारण है कि नीचे से तपन पड़ती है और उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाती है। समझ रहे हैं। लेकिन अक्षांश या ग्लोब की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जलवायु है ये कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। इसको भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा फैक्टर मेंशन करेंगे, आप लोग लिखिएगा अक्षांशों की दृष्टि से, अक्षांशों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की है। तो ये छोटी सी दो चीज़ें आपने जाननी है। उत्तर प्रदेश की अगर वन लाइन में पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा दे और अक्षांशों से पूछ ले तो आपने बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की ये जो जलवायु है, इस जलवायु को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको दो फैक्टर समझाए थे उन्हीं में से निकलेगा। देखिएगा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पहला प्रकार। दूसरा प्रकार इसका साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु और उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, इन दो भागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु को। अगर इसके भी विभाजन की बाबू हम लोग बात करें तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु जो है इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। इसके दो भाग कौन से हैं, एक भाग है इसका तराई क्षेत्र, एक भाग कौन सा है इसका, तराई क्षेत्र की जलवायु, और दूसरा भाग है इसका पूर्वी मैदान। कौन सा मैदान, पूर्वी मैदान। इन दो भागों में इसको बांटा गया है। मैं थोड़ा छोटा करके इधर को लिख देता हूँ, देखेगा आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए, ध्यान दीजिएगा। कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। और दोनों भाग कौन से हैं, इसके दो भाग ध्यान देंगे। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु को दो भागों में बांटा गया है, एक तराई प्रदेश और दूसरा पूर्वी मैदान। कौन सा, दूसरा पूर्वी मैदान। ये जो साधारण एवं उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, इस जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत दो तीन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले यहाँ देखिए, ये जो तराई वाला क्षेत्र है, ये तराई वाला क्षेत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पूर्वी मैदान भी आपको बता चुका हूँ, जब मैंने गंगा के मैदान पढ़ाए थे तो उसके बीच के तीन क्षेत्र, पश्चिमी गंगा, मध्य गंगा और पूर्वी गंगा, तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि अभी बताऊँगा। तराई क्षेत्र जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा अगर आपसे पूछी जाएगी कि इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी है, तो वार्षिक वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। जबकि पूर्वी मैदान की बात करें तो यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखी जाती है। अगर हम लोग साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की बात करें तो इसके मध्य आपने देखना है मध्य गंगा का मैदान, यानी कि मध्य मैदान, यहाँ पर आपने देखना है मध्य मैदान। इसके बाद पश्चिमी मैदान, कौन सा मैदान, पश्चिमी मैदान इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है बाबू, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। दोनों भाग कौन से हैं, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु और साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, ये दो भाग हैं। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा तराई क्षेत्र, दूसरा पूर्वी मैदान। तराई क्षेत्र में होने वाली वार्षिक वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर होती है, और जबकि पूर्वी क्षेत्र में होने वाली वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर के अंतर्गत आती है।
बात समझ पाए आप लोग। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की बात करें तो साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में 3 क्षेत्र आते हैं, मध्य मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड मैदान। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, एक बार ध्यान दीजिए। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप की बात करें, ये क्षेत्र कैसे कैसे पड़ेंगे देखिएगा, थोड़ा सा समझिए। मैप में भी बड़ी गड़बड़ी सी चल रही है। देखिएगा, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहली क्लास में भी, कि यहाँ से यहाँ की जो ये पूरी बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट भाबर और क्या कहलाती है, भाबर और तराई कहलाती है। तो ये पूरी बेल्ट आप लोग याद रखेंगे, ये पूरी बेल्ट कौन सी है, तराई है। कौन सी है, तराई है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चरों को देख लो, तभी ये अच्छे से समझ में आ पाएगी। इसके बाद की बात करें तो यहाँ मैंने जालौन से बताया था आपको कि जालौन से चंदौली तक, एक्चुअल में ये जालौन से चित्रकूट तक माना जाता है, लेकिन जालौन से चंदौली तक हम इसको मानते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपको पता है किसके अंतर्गत आता है, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या है हमारा, बुंदेलखंड है। ये कौन सा खंड है बाबू, ये बुंदेलखंड है। और ये क्या है पूरा, ये पूरा तराई है। ये क्या है, तराई है। इसके मध्य में जो बचा, इसके मध्य में ये है पश्चिमी मैदान, इसी को हम लोग पश्चिमी मैदान कहते हैं। ये है मध्य मैदान, इसे हम मध्य मैदान कहते हैं। और इधर पड़ता है हमारा पूर्वी मैदान। कौन सा मैदान बाबू, पूर्वी मैदान। ये कौन सा मैदान है, पूर्वी मैदान। ये कौन सा मैदान है हमारा, पूर्वी मैदान। अब देखिएगा, अगर हम लोग तराई क्षेत्र की बात करें, यानी कि तराई क्षेत्र, इसके अतिरिक्त आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश जो हैं वो कौन कौन से हैं, यही है। एक तो ये आ गया, और एक हमारा ये जो पूरा पूर्वी मैदान है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। किसके अंतर्गत है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के अंतर्गत इसको रखा जाता है। कौन कौन सा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के अंतर्गत कौन कौन सा रखा जाता है, तो तराई और कौन सा, पूर्वी मैदान। तराई और पूर्वी मैदान। इसके अतिरिक्त ये हमारा मध्य मैदान, और ये हमारा पश्चिमी मैदान, और ये पूरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत रखा जाता है, साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। साधारण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। बात समझ पाए आप लोग। आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को बड़ी क्लियरिटी के साथ समझ में आई होंगी। अब तक हमने शुरू से जाना कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु हमारी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अक्षांशों की दृष्टि से इसे हम उपोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। कटिबंध क्या है, ये मैंने अभी आपको समझाया कि 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के बीच में सूर्य की किरणें वर्षभर लंबवत पड़ती हैं, तापमान उच्च होता है। यही कारण है कि इसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अगर इसके आगे की हम लोग बात करें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पहले कहलाता है। क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी के मध्य शीत कटिबंध क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, शीत कटिबंध क्षेत्र आता है। बात समझ पाए। उत्तर प्रदेश में उष्ण जलवायु क्यों पाई जाती है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली जो शीतल पवनें हैं, उन शीतल पवनों को हिमालय उत्तर प्रदेश में उसका प्रवेश वर्जित कर देता है। अर्थात उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, उष्ण हो जाता है, उसमें गर्मी की मात्रा अधिक हो जाती है। बात समझ पाए आप लोग। तो यही इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में जलवायु देखी जाती है। जलवायु के कई सारे फैक्टर हमने देखे, तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, सॉरी ये पश्चिमी, ये पूर्वी, ये मध्य, और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बात समझ पाए आप लोग। इसके अतिरिक्त ये तो थी हमारी जलवायु। अब जलवायु के संबंध में हमें चीज़ें क्या क्या समझनी होती हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं। देखिएगा, इसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु को जानेंगे,
उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को जानेंगे और उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु को जानेंगे। अर्थात जो भी बारिश हमारे उत्तर प्रदेश में होती है उस बारिश को समझेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जो भी शीत ऋतु में हमारे यहाँ बस वर्षा होती है, जैसे आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास यहीं रखी जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, फिलहाल समझने का प्रयास करें। कल की जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हो सकता है हमारे टाइपिस्ट आज आ जाएँ तो हमारा कल को सेशन हो जाए कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर लें। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि नहीं आ पाते हैं तो हम लोग कल इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। ये लगातार और आपकी जो कंटिन्यूटी है ये आपको अन्य विद्यार्थियों से भिन्न बनाती है। सफलता उसे ही मिलेगी जो अपनी ज़िंदगी में लगातार प्रयास करेगा, कंटिन्यूटी बना के रखेगा।